वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी की मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूँ कि जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, साइकोलॉजी विषय वस्तु आपने ले रखी है, तो आपको पढ़ना होता है असामान्य मनोविज्ञान के बारे में, अर्थात अब नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना होता है बीए फोर्थ सेमेस्टर में, अगर आपने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी लिया है तो। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि 2023 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिख पाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों पर आज की वीडियो होने वाली है। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ना है आपको। न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका पेपर जो होता है, जो बात की जाती है लिखित मॉडल पेपर की, तो लिखित मॉडल पेपर का मतलब ये है कि जो है इसको मैं खुद अपने हाथों से इन प्रश्नों को छांटता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा अगर लिखित हो रही है तो आप में ऐसे ही प्रश्न आपको दिखेंगे। तो 3 टाइप के प्रश्न लिखित परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। अगर बात की जाए लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 को प्रश्न करने होते हैं। और लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 के 10 प्रश्न करने होते हैं। अच्छा, ये फंडा अधिकतर विश्वविद्यालय में फॉलो होता है। बाकी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि दूसरे तरीके का मॉडल पेपर बनाते हैं, लेकिन यही इसी प्रकार के इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले खंड आ के बारे में। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा, सा। ठीक है, आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ में जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं उनको 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। 10 के 10 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। असामान्य मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। असामान्य मनोविज्ञान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि असामान्य मनोविज्ञान यानी अब नॉर्मल जो साइकोलॉजी है उसकी मीनिंग बताएं, उसका अर्थ बताएं, उसके अर्थ के बारे में बताएं या उसके बारे में लिखने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, 50 शब्द। तो अगर बात की जाए असामान्य मनोविज्ञान की, तो ये मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है और बहुत ही उपयोगी शाखा है ये। ऐसा नहीं कि केवल बस वैसे नाम मात्र के लिए शाखा है, बहुत ही उपयोगी शाखा। अगर मान लेते हैं मनोविज्ञान से इस शाखा को हटा दिया जाए तो मनोविज्ञान एक प्रकार से पूर्ण नहीं माना जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और असामान्य मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यक्ति के असामान्य जो व्यवहार हैं या जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन किया जाए, ऑब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन किया जाए। ओके, और आजकल इसे मनोविकृति विज्ञान यानी कि साइकोपैथोलॉजी भी बोला जाता है। असामान्य मनोविज्ञान को साइकोपैथोलॉजी भी अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, जिसको मनोविकृति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ विश्वविद्यालय में हो सकता है मनोविकृति विज्ञान आपके पेपर का नाम दिया हो। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रकार से असामान्य मनोविज्ञान आपके पेपर का नाम दिया होगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप इसको मनोविकृति विज्ञान बोलो यानी कि साइकोपैथोलॉजी बोलो, चाहे आप अब नॉर्मल एक प्रकार से जो व्यवहार होते हैं उसको बोलो, मतलब असामान्य मनोविज्ञान बोलो यानी कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी बोलो। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। तो खास करके असामान्य मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनुष्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर चुका है। आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए लगातार प्रगति कर भी रहा है और वह चांद पर पहुंच गया, मनुष्य मंगल पर पहुंच गया, सितारों की खोज करने लगा, कई प्रकार की चीज़ें लगातार हो रही हैं। तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक एक प्रकार से आविष्कार हो चुका है। भौतिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तमाम प्रकार की लगातार बढ़ रही हैं सारी चीज़ें। तो असामान्य मनोविज्ञान की बात की जाए तो ये सब जहाँ एक तरफ भौतिकवाद बढ़ रहा है, लगातार आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकियाँ बढ़ रही हैं, उसी
पैरेलल में, उसी समांतर में आपको बता दूं, पहले उतनी बीमारियां, इतनी सारे मनोविदलता या असामान्य व्यवहार नहीं होते थे, डिसऑर्डर। लेकिन आजकल आप देखिएगा जिस प्रकार से आविष्कार हुए हैं, हर एक चीज़ सुख सुविधाएं मिली हैं, भौतिक सुख सुविधा मिली है मनुष्यों को, उन्हीं सुख सुविधाओं के साथ ही साथ बहुत सारे रोगों को भी मनुष्य ने एक प्रकार से अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। जैसे कि तनाव, बहुत सारे बच्चों को, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे, उनको तनाव हो जाती है, चिंता हो जाती है, प्रतिबल, असंतोष, कुसमायोजन, वो समायोजित नहीं कर पाते अपने आप को, और तमाम प्रकार के मानसिक विकार और नाना प्रकार की समस्याएं आप देखते हैं। उससे आजकल के बच्चे, आजकल के युवा, आजकल के वृद्ध सभी प्रभावित हैं। कोई ऐसा नहीं जो कि एक प्रकार से इन चीज़ों से प्रभावित ना हो। लगातार आप देख रहे हैं भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भी आप देखते हैं कि आदमी स्वयं में संतुष्ट नहीं है, और कोई व्यक्ति, आपको मैं बता दूं कि जो है संतुष्ट व्यक्ति नहीं है। आप किसी से पूछोगे भाई क्या हाल चाल है, तो यही बताएगा हाल चाल से तो ठीक है, लेकिन तो थोड़ी दिक्कत रही या है कुल मामला। मतलब कोई व्यक्ति आपसे नहीं बताएगा कि हम एकदम से सुखी हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। आप पूछिए कभी किसी से, तो आप देखते हैं यही सारी चीज़ें जो होती हैं, यही सारी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं, और यही सब हम पढ़ते हैं। कोलमैन परिभाषा देते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि 17वीं शताब्दी ज्ञान का युग रही है, 18वीं शताब्दी तर्क का युग रहा है, और 19वीं शताब्दी प्रगति का युग रहा है, जबकि 20वीं शताब्दी जो रही है वो चिंता का युग रही है। तो ये कथन बड़ा इम्पोर्टेंट है, खास करके कोलमैन का, जेसी कोलमैन 1976 में परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भाई जो है, उन्होंने क्या कहा कि मतलब 1970 में 76 में एक प्रकार से उनके जन्म के संबंध में बातें बताई जाती है। तो खास करके अगर इनके बारे में इन्होंने क्या कहा है भाई कोलमैन महोदय ने, कि 17वीं शताब्दी जो रहा वो ज्ञान का युग रहा है, 18वीं शताब्दी तर्क का युग रहा, 19वीं शताब्दी प्रगति का युग रहा है, जबकि 20वीं शताब्दी जो रहा है वो चिंता का युग रहा है। तो इसी चिंता, इसी विकृति, ये मनोविदलता, इन्हीं सभी का अध्ययन करता है ये विज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, तो इतना आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा 50 शब्द। अगला प्रश्न देखिएगा, शारीरिक मूल्यांकन क्या है? शारीरिक मूल्यांकन पूछा जा रहा है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शारीरिक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जो मानसिक विकृतियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, उन्हीं की पहचान करने में शारीरिक मूल्यांकन जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक मूल्यांकन में जैसे कि आप देखते हैं कि जो है ब्लड प्रेशर का मापना, आपकी हृदय गति कैसी है उसको माप करके बताना कि भाई आपकी स्थिति क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि शारीरिक हाव भाव एवं क्रियाओं की जानकारी हो जाने पर रोगों का निदान और भी सरल हो जाता है। अगर डॉक्टर ये जान पाता है कि भाई, इसीलिए आप देखते हैं वो आला लगा करके जांच करता है, या नाना प्रकार के स्फेग्नोमेनोमीटर से नापता है। स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? वो एक प्रकार से रक्तचाप जो होता है उसको मापता है, और उसकी रक्तचाप के माध्यम से ही आप देखते हो तमाम प्रकार की बीमारियों का पता भी लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं पे शरीर का हाव भाव, शरीर की क्रियाएं, इन्हीं सभी को नापना, इन्हीं सभी को मापना, इन्हीं सभी का मूल्यांकन, यही होता है शारीरिक मूल्यांकन, ठीक है। और आपको बताऊं कि जो ये होता है, आप देखिए जैसे कि लगातार आप देख रहे हो, जैसे पसीना आपके चेहरे पर आ जाए तो इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और ब्लड प्रेशर का माप कर लेना, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप का नापना, हृदय गति को मापना, रक्त आयतन का माप लेना, रक्तचाप, रक्त प्रवाह, इन सभी में एक प्रकार से खास करके मिश्रित विभिन्न पदार्थों का मापन तथा मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे प्रतिबल वगैरह से इसका सहसंबंध भी ज्ञात किया जा सकता है, खास करके शारीरिक मूल्यांकन का। तो शारीरिक मूल्यांकन इसी प्रकार से होता है, और इस उपागम से काफ़ी उपयोगी परिणाम भी प्राप्त होते हैं, खास करके शारीरिक मूल्यांकन से। जैसे रक्तचाप का मापन आजकल तो एक सामान्य बात हो गई है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, स्फेग्नोमेनोमीटर उठाएगा, तुरंत आपके शरीर में रक्तचाप को मापेगा। तो इससे क्या होता है, रक्तचाप उपकरण भी कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर को, ठीक है, लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये एक प्रकार से आपके रोगों को, आपकी विकृतियों को सामने लाता है। तो खास करके शारीरिक मूल्यांकन के द्वारा जो शारीरिक विकृतियां होती, मानसिक विकृतियां होती हैं, वो सामने आती हैं। तो एक प्रकार से शरीर का मूल्यांकन करके जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को सामने लाना, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिंता का अर्थ बताइए, चिंता किसे कहते हैं भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चिंता। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा चिंता से रिलेटेड। तो चिंता की बात की है तो चिंता जो होती है एक ऐसी मनस्थिति होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है आशंका,
महसूस करता है, सुरक्षा मतलब असुरक्षा महसूस करता है और भय की भावना उसके अंदर लगातार उसको परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति जो होती है और उसको ऐसा भी लगता है कि उस पर विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आ सकता है और इस तरह वह तनावग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। और इस प्रसंग में कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने भी दी हैं तो वही चिंता होती है। खास करके चिंता की परिभाषा कून महोदय ने दी है। कून महोदय ने कहा कि चिंता का आशय आशंका, तनाव या ऐसे भय से होता है या ऐसे भय सादृश्य तनाव से है जिसका आधार अस्पष्ट खतरा होता है। खतरा स्पष्ट नहीं होता कि किस कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन एक प्रकार से क्या होता है, एक खतरा की घंटी एक झुनझुना टाइप का बज जाता है। झुनझुना समझ रहे हैं, यानी खतरे की घंटी से छोटा झुनझुना होता है तो वो बज जाना। मतलब कि जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा आपको लग रहा है तो लगातार आप चिंतित रहेंगे इस मामले में कि अभी मेरा फ़ोन कोई हैक ना कर ले, मेरा चैनल कोई हैक ना कर ले, तो इससे चिंता उत्पन्न होती है। या फिर आपसे लगातार जैसे कि आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा बैंक अकाउंट कोई हैक कर ले, या हमको अभी कोई मार ना दे, या ऐसी प्रकार की, या हम अभी मर ना जाएँ, या कई प्रकार की चीज़ें होती है। इसको ये लगातार आप सोचते हैं, आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो वास्तविक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती तो उसी को हम चिंता बोलते हैं। सारसन एवं सारसन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि सारसन एवं सारसन ने कि चिंता सामान्यतः ऐसी असुखद संवेगात्मक दशा होती है, असुखद मतलब जो सुख नहीं प्रदान करती है, और ऐसी इमोशनल दशा होती है, असुखद इमोशनल दशा होती है जिसमें दैहिक उद्दोलन तथा आशंका, अपराध, दोष एवं संकट की संभावना अनुभव की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। चिंता एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें खास करके आप देखिएगा व्यक्ति दुख की आशंका करता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में, ठीक है, तो चिंता। तीसरी बात, इसका संबंध भय से हो सकता है, चिंता का डर, ठीक है। चौथी बात, परंतु भय की अपेक्षा चिंता का कारण अस्पष्ट होता है। पांचवी बात, व्यक्ति में असमान लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं चिंता से। छठी बात, व्यक्ति को समायोजन का शिकार हो जाता है, उसे पसीना आता है व्यक्ति को, ठीक है, अत्यधिक सतर्कता प्रदर्शित करता है, वो निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसके ध्यान में कमी आती है, उसके शरीर में कपकपी उत्पन्न हो जाती है, थरथरी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब होते हैं चिंता के लक्षण और चिंता से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चिंता के बारे में आपको बता दिया, चिंता का अर्थ आपको समझा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। आतंक विकृति को परिभाषित कीजिए। आतंक विकृति क्या होती है, तो खास करके आतंक विकृति की बात की जाए तो DSM फोर्थ जो है 1994 में उसमें परिभाषा दी गई इसके बारे में, ठीक है। DSM एक प्रकार से चतुर्थ के दौरान मतलब एक सम्मेलन, तो उसके दौरान क्या हुआ कि आतंक विकृति की परिभाषा दी गई कि आतंक विकृति वास्तव में चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं उसी का एक प्रकार है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार होता है आतंक विकृति। क्रूकस महोदय कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि आतंक विकृति का तात्पर्य उस चिंता विकृति से है जिसमें व्यक्ति को कई बार आतंक आक्रमणों का अनुभव होता है, जिसकी विशेषताएं होती हैं अत्यधिक आतंक तथा प्रायः अस्वाभाविकता अथवा अव्यक्तिकरण कर भाव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो आतंक विकृति होती है, आतंक विकृति उस चिंता विकृति से इसका मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को कई बार आतंक आक्रमणों का अनुभव होता है। सारासन एवं सारासन कहते हैं कि जो है आतंक विकृति से संबंध यूनानी पौराणिक कथा यानी जो मिथ है उसकी चर्चा करते हुए कहा है कि जंगलों के भगवान का नाम पैन था जो एकांत स्थानों में जो है अव्याख्ये भय फैलाता था, जिसका अनुभव प्रायः उन स्थानों से गुजरने वाले यात्रियों को हुआ करता था और उसी भगवान के नाम को इस मानसिक विकृति से संबंध माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आतंक का खतरा होना उसी को बोलते हैं आतंक विकृति। लोगों को लगे कि भाई अब जो है ये हमको डर लग रहा है, किसी की भाई खतरा लग रहा है कि इस जंगल से हमको नहीं जाना, इसमें लोग डाकू रहते हैं, छोड़ लेंगे, अभी हमारा सारा सामान छीन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की विकृति जो होती है वही होती है। तो आतंक विकृति वास्तव में चिंता विकृति का एक प्रकार होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जिसकी विशेषताएं ये होती है कि आवर्तक आतंक या चिंता आक्रमण तथा अत्यधिक घबराहट जिसका डरावनी परिस्थितियों से के अनावरण से संबंध होना आवश्यक नहीं होता है।
कहीं ना कहीं पे लोगों इसे कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर भूत रहता है, यहाँ पर वो रहता है, तो उससे आप डर जाना। अच्छा, भूतों से डरना एक प्रकार से वो दूसरा प्रकार का डिसऑर्डर होगा, लेकिन जो आतंक से संबंधित जो डिसऑर्डर होता है कि भाई लगे आपको कि उधर जाना, एक प्रकार से ऐसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया तो उनको लगे कि भाई कश्मीर में जाना पंडितों के लिए सेफ नहीं है, या अन्य स्थानों पर जैसे अभी केरला स्टोरी मूवी आ रही है तो केरल में इस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, तो इन चीज़ों को एक प्रकार से डर जाना कि भाई आतंक का खतरा है, या आपको लगे कश्मीर में रहना सही नहीं, चूँकि कश्मीर में आए दिनों एक प्रकार से विस्फोट होते रहते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, तो ये डिसऑर्डर होता है, आतंक विकृति इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। विकृति माने होता है डिसऑर्डर, और आतंक माने होता है आतंक से संबंधित आप जो है एक प्रकार से आपके मन में डर या भय का माहौल क्रिएट होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न, काय प्रारूप विकृति को परिभाषित कीजिए। काय प्रारूप विकृति क्या होती है? तो काय प्रारूप विकृति खास करके अगर बात की जाए तो DSM चतुर्थ में एक स्वतंत्र प्रमुख विकृति माना गया है इसको। ठीक है, और इस विकृति का तात्पर्य ऐसी विकृति से होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है शारीरिक लक्षणों या समस्याओं की शिकायत करता है, किंतु वास्तव में इसका कोई कायिक आधार नहीं होता है। जैसे रोगी में अंधापन की शिकायत करने पर भी रोगी की आंखों में कोई स्नायु संबंधी क्षति का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो ऐसी विकृति, जैसा कि आप कहते हैं भी हमको कम दिखता है, लेकिन आपकी आंखें जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं, यानी आपके शारीरिक परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताते हो कि भाई मुझे अंदर से मेरा पेट दर्द कर रहा है, या पेट छोड़ो मतलब आंखों में दिक्कत आपको कम दिखता है, लेकिन आपकी आंखों को देख करके नहीं लगता कि भाई आपको कम दिखता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आंखें आपकी पहले जैसी हैं। तो ऐसी विकृति जो होती है जो कि एक प्रकार शारीरिक दर्शता नहीं प्रदर्शित करती है, मतलब शरीर से आपको नहीं लगेगा कि भाई ये कोई डिसऑर्डर हुआ इसको, लेकिन फिर भी एक प्रकार से वो एक डिसऑर्डर ही होता है। ठीक है, तो वो ऐसी विकृति को बोलते हैं काय प्रारूप विकृति। ठीक है, क्या बोलते हैं? काय प्रारूप विकृति बोलते हैं। ठीक है, डेविसन और नील महोदय की अगर बात की जाए तो इन लोगों ने कहा कि काय प्रारूप विकृतियों का तात्पर्य उन विकृतियों से होता है जिनके शारीरिक लक्षणों से शारीरिक समस्या का संकेत मिलता है, किंतु उनका कोई ज्ञात शारीरिक लक्षण कारण या नहीं मिल पाता है, मतलब जो शारीरिक कारण है ये नहीं पता चल पाता है। तो यह विश्वास किया जाता है कि वे मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों तथा आवश्यकताओं से संबंधित हैं, किंतु स्वेच्छा से मान्य नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसका सीधा सा मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि काय प्रारूप विकृति की खास करके मुख्य पहचान यह होती है कि रोगी में क्या होता है भाई, रोगी में आप देखिएगा शारीरिक लक्षण दिखाई हो मतलब दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे किसी रोगी में अंधापन की शिकायत दिखी जाती है तो किसी में बहरापन की, किसी रोगी के हाथ या जांघ में लकवा का लक्षण देखा जाता है। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब काय प्रारूप विकृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं पे इसको बोलते हैं काय प्रारूप विकृति, मतलब कि वो आप आंतरिक एक प्रकार से विकृति है, वो दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी एक प्रकार से आंखों को देख करके पता नहीं चलेगा, या कान को आपके कानों को देख करके नहीं पता चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो एक प्रकार से विकृति हो गई वो। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6वां नंबर प्रश्न है, मनोदशा विकृति से आपका क्या आशय है? मनोदशा विकृति, बढ़िया प्रश्न है। मनोदशा विकृति से आपका क्या आशय है? तो मनोदशा विकृति की अगर बात की, इसको आप मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में मूड डिसऑर्डर बोलते हैं मनोदशा विकृति को। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसके मनोदशा विकृति की, तो एक ऐसी मानसिक विकृति होती है, मेंटल डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति के भाव यानी जो फीलिंग्स होती हैं वो, संवेग यानी जो इमोशन होते हैं वो, एवं जो संबंधित मानसिक दशाएं होती हैं उनमें इतना उतार चढ़ाव होता है कि वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति समान स्तर उसका नहीं बना रह पाता है, जैसे उसको रहना चाहिए वैसे वो नहीं रह पाता है। ठीक है, उसकी सामाजिक एवं पेशेवर जो ज़िंदगी है उसमें नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इस तरह की जो मानसिक विकृति होती है उसमें व्यक्ति की मनोदशा में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विषाद देखा जाता है, डिप्रेशन देखा जाता है। तो कभी विषाद होता है यानी कभी डिप्रेशन होता है, कभी सुख का आभास होता है यानी सुखाभास होता है, कभी विषाद होता है, कभी सुखाभास होता है, और दोनों ही बारी बारी से होते रहते हैं। चाहे मैं बात करूं डिप्रेशन की, चाहे मैं बात करूं खुशी के अनुभव की। तो मानसिक अस्वस्थ जो अवस्था होती है विषाद का ही
हो या सुखाभास का हो, रोगी का समायोजन बुरी तरह से प्रभावित होता है इससे। अगर व्यक्ति ज़्यादा सुखी हो गया तो उसका भी समायोजन उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। मतलब अपने जैसे रोज़ जैसा काम करता था वैसा जब बहुत खुशी हो जाता है व्यक्ति तो वैसा काम नहीं करता है, उससे कुछ हट करके काम करता है। या बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति तो भी एक प्रकार से जैसा सामान्य स्थिति में रहता है वैसा नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को मनोदशा विकृति कहते हैं। इसको मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो खास करके ये इंडियन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री के एक नवीन अध्ययन खास करके 2000 ईस्वी में किया गया और इसके अनुसार भारत की जो सामान्य जनसंख्या है उसका लगभग 5% जनसंख्या जो है वो मनोदशा विकृति से ग्रसित है। यानी कि लगभग 5 करोड़ भारतीय लोग जो है वो मनोदशा विकृति के से ग्रसित है। ऐसा रोग उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है मनोविदलता का अर्थ बताइए। मनोविदलता क्या है भाई? तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं ब्लूमर। तो ब्यूलर। तो ब्यूलर महोदय ने सर्वप्रथम इस रोग को मनोविदलता का नाम दिया है। और खास करके जिसका मतलब होता है मनोविदलता का अर्थ क्या है कि व्यक्तित्व विदलन या व्यक्तित्व में दरार का पड़ जाना, उसके जो पर्सनालिटी है उसमें दरार का पड़ जाना। मनोविदलता का अर्थ वर्तमान में खास करके अगर बात की जाए तो जो स्वीकार्य नहीं है इसे व्यक्तित्व का विदलन या दरार का पड़ जाना कह करके हम वास्तविकता से संबंध विच्छेद कह सकते हैं इसको, कि वास्तविकता से हट जाना, वास्तविकता से रिलेशन ख़त्म कर देना, ये होता है मनोविदलता। इसका कारण यह है कि रोगी जो होता है वास्तविक दुनिया से अपना संबंध जो है वो तोड़ देता है एकदम से। वह अपने द्वारा बनाई गई दुनिया में विचरण करता है और उसी को अपनी दुनिया समझता है। वो बाहरी दुनिया को एक प्रकार से नहीं जान पाता है। तो ऐसे रोग को मनोविदलता कहते हैं। जितने भी प्रकार की मनोविक्षिप्ततीय यानी कि जो साइकोटिक विकृतियां हैं उनमें मनोविदलन सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव व्यक्तियों के व्यवहार पर डालती हैं। और एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन लोग जो हैं इस रोग से पीड़ित हैं, 1991 के डाटा के अनुसार अगर बताया जाए तो। ठीक है, कैमरान महोदय कहते हैं कि मनोविदलता संबंधी प्रतिक्रियाएं प्रतिगमनात्मक प्रयास होती हैं जिसमें व्यक्ति वास्तविकता पर आधारित अंतर्वैयक्तिक वस्तु संबंधों को छोड़ने तथा व्यामोहों एवं विभ्रमों के माध्यम से तनाव तथा चिंता से बचाव करता है। मनोविदलता का सीधा सा मतलब होता है कि भाई वो अपने में ही संतुष्ट रहता है, अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानता है, अपनी ही चीज़ों को आगे मानता है, अपनी चीज़ों को अच्छा मानता है, बाकी लोगों के विचारों को या फिर उनके जो चीज़ें हैं उनको मतलब दूसरी दुनिया को नहीं मानता है, वास्तविक दुनिया से परिचित नहीं होता है, अपनी दुनिया में मस्त रहना, ये होती मनोविदलता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका और भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है ASD से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण बताइए। बढ़िया प्रश्न है। 8वां क्वेश्चन साहब देखिएगा, ASD से पीड़ित व्यक्ति के कारण बताइए, लक्षण बताइए। तो ASD क्या होती भाई? सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं। ASD, व्हाट डू यू मीन बाई ASD? तो ASD से आपका क्या तात्पर्य है भाई? तो ASD का मतलब होता है, ASD का फुल फॉर्म क्या होता है? A माने होता है ऑटिज्म, A माने क्या होता है? ऑटिज्म, S माने होता है स्पेक्ट्रम और D माने होता है डिसऑर्डर। यानी ASD जो होता है एक प्रकार का एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इससे पीड़ित व्यक्ति को अन्य रोगों से जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अन्य लोगों से ये नहीं जुड़ पाते हैं जल्दी। ठीक है, लोगों से, रोग नहीं, लोग मैंने बोला है। ठीक है, तो खास करके जो इस प्रकार के पीड़ित व्यक्ति होते हैं ASD रोग से, उनकी बात की तो ये लोगों से जुड़ नहीं पाते, काफ़ी मुश्किल होता है। तो खास करके इनके कई सारे लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है भाई, क्या लक्षण होता है कि लोगों से दूर और अलग रहते हैं ये जो खास करके ASD से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात, अन्य लोगों से बहुत कम या कोई दिलचस्पी दूसरे लोगों में नहीं लेते हैं ये लोग। ठीक है, तीसरे जो ASD से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो दोस्त बनाने में उनको कठिनाई होती है। चौथी बात है, प्रेम और आकर्षण से दूर रहते हैं ये, और इस तरह के चुंबन और गले लगने जैसे शारीरिक संपर्क से ये भी बचते हैं। मतलब ये जो होता है प्रेम वगैरह, इनको करने से बचने का प्रयास करते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। 5वां जो लक्षण है खास करके ASD से पीड़ित व्यक्तियों का, वो ये है कि अन्य लोगों के साथ
आई कांटेक्ट बनाने में परेशानी होती है, यानी कि आँख नहीं मिला पाते हैं। जैसे जो है आँख से आँख मिलाने की जो बात होती है वो नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है। छठी बात ये है कि भाई सामाजिक संपर्क चाहते हैं ये, लेकिन पहल करने में इनको कठिनाई होती है। सातवां डिसऑर्डर इनका मतलब कि सातवीं जो लक्षण है सातवां वो ASD का ये है कि भाई अन्य लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं ये, अपनी भावनाओं से निपटने में कठिनाई भी इनको होती है। और आठवां लक्षण इसका ये है कि अकेले समय बिताना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ASD से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि भाई आप ASD से पीड़ित हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है ऐसी विकृति, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों में एक प्रकार से नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको ये विदलता देखने को मिलती है। कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ लक्षण नहीं भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्फिन से आप क्या समझते हैं? मार्फिन क्या है? तो मार्फिन जैसे हीरोइन होता है, कैफीन होता है, ठीक है, जैसे मतलब नशा का एक पदार्थ है। मार्फिन जो होता है उसको संयुक्त राष्ट्र में खास करके एम व्हाइट स्टाफ पॉइजन या कैप के नाम से जाना जाता है। और ख़ास करके सबसे पहले डॉक्टरों ने सोचा कि अफीम सेवन की आदत को छुड़ाने के लिए जो औषधि है इसका उपयोग किया जाता है, मतलब मार्फिन का। लेकिन अफीम से करीब 10 गुना अधिक मादक गुण इन औषधियों में पाया जाता है मार्फिन में। मार्फिन जो है एक निद्राकारी औषधि है, ये आपको नींद में एक प्रकार से कर देती है। जब सो जाते हैं आप, इसको खाने के बाद में निद्रा बहुत लगती है, जिसका निर्माण अफीम के सार से होता है। जो मार्फिन बनती है अफीम से ही बनती है, अफीम के सार से बनती है। अफीम के जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनसे बनती है, मतलब अफीम में जो सार तत्व होता है, जो निचोड़ होता है अफीम का, वो होता है मार्फिन, ठीक है। और इसका सेवन अगर लगातार कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है, तो खास करके धूम्रपान करके इसको करता है व्यक्ति, ठीक है, और मतलब बड़ा हानिकारक होता है इसका प्रभाव शरीर पर। तो इसका सेवन कैसे करते हैं लोग? धूम्रपान करके करते हैं, या फिर इसको सुई लेकर के शरीर जो है एक प्रकार से अपने अंदर शरीर में डाल लेते हैं सुई के माध्यम से, ठीक है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? केंद्रीय स्नायु तंत्र पर पड़ता है इसका प्रभाव, ठीक है। और ख़ास करके मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रभावित करता है जो मार्फिन होता है। इसके खाने से दर्द दूर हो जाता है। और यदि इसके सेवन की मात्रा 120 मिलीग्राम हो या 30 मिलीग्राम हो सुई द्वारा लिए जाएं तो व्यक्ति के हृदय तथा श्वसन क्रिया पर इसका बहुत ही भयंकर और बुरा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से नशीला पदार्थ है मार्फिन जो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है ADHD से क्या आशय है? ADHD क्या है भाई? तो A माने होता है अटेंशन, D माने है डिफिसिट, और आपका H माने होता है हाइपर एक्टिविटी, और D माने है डिसऑर्डर। तो ये 4 शब्द जो है कौन कौन से? ADHD। ADHD जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं या लंबे समय तक बैठने में इनको परेशानी होती है। और ख़ास करके बात की जाए ADHD की, तो ADHD में कई समस्याओं का समायोजन या संयोजन होता है, जैसा कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है व्यक्तियों को, सक्रियता में यानी कि वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, और आवेगी व्यवहार होता है इनका। तो ADHD की अगर बात की जाए तो ये बच्चों और किशोरों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो रोग होता है, ये जो डिसऑर्डर होता है बच्चों में और किशोरों में अधिक मात्रा में होता है, वयस्कता तक रह सकता है, और यह बच्चों को होने वाला सबसे अधिक सामान्य मानसिक विकार माना जाता है। क्योंकि ADHD की अगर बात की जाए तो बच्चे एक तरह या एक जगह पर अस्थायी नहीं हो पाते हैं, और ख़ास करके प्रत्येक बच्चों में आप देखते हैं ऐसे डिसऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बच्चे अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं और अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यवहार स्कूल और घर के जीवन में हस्तक्षेप भी करता है, क्योंकि वो एक काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है, बड़े चंचल होते हैं। तो ये होता है ADHD डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इन प्रश्नों को एक प्रकार से बड़े ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो है आपका वो लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। 8 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं। खंड बा में एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं भाई? 7 नंबर आपको दिए जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति या जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण बताइए। तो मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के लक्षण बताइए। तो मानसिक मंदता की बात किया तो इसके लक्षण कई सारे लक्षण हैं। जैसे पहला लक्षण क्या लिखेंगे आप? पहला लक्षण है भाई क्या कि बच्चे के जन्म होते ही तुरंत ना रोना। अगर बच्चा जन्म लिया और तुरंत नहीं रोता है तो आप मान लीजिए कि बच्चा जो है ये मानसिक रूप से मंद बच्चा होगा और ये मानसिक रूप से मंद है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों में ये कि बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में क्या होता है? धीमी गति से होता है। मतलब देर से चलता सीखता है बच्चा, देर से बैठना सीखता है, देर से बोलना सीखता है। तो आप मान लीजिए कि भाई मानसिक मंद है बच्चा, ठीक है, वो उसका मानसिक जो क्रियाकलाप हैं, तो जो मानसिक क्रियाकलाप है वो अच्छे तरीके से बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसका धीमा है अन्य बच्चों की अपेक्षा, तो वो होता है, ठीक है। तीसरा लक्षण क्या होता है भाई मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों में? कि किसी भी कार्य व कुशलता को धीमी गति से सीख पाते हैं ये बच्चे और बहुत अधिक समझाने पर भी समझ पाते हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चे मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। चौथा लक्षण आप ये लिख सकते हो कि अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों को जैसे कि भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना, ये सब एक प्रकार से ये नहीं कर पाते हैं, बहुत देर में सीखते हैं ऐसे बच्चे। तो ये मानसिक बच्चे होते मंदता इनकी आप ऐसे बच्चों में। पांचवा लक्षण होता है मानसिक रूप से मंद बच्चों का कि भाषा का सही प्रयोग ये नहीं कर पाते हैं। छठा लक्षण ये होता है कि ये पढ़ाई में पीछे रहते हैं। सातवां लक्षण ये देखने को मिलता है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं ये जल्दी। आठवां जो लक्षण है इनमें ये होता है कि अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं ये। नौवां लक्षण आप लिख सकते हो कि दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो मानसिक मंद होते हैं या मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों के ये 9 लक्षण मैंने बताए, इनको ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, हालांकि आएगा ही ये प्रश्न, तो आप इन लक्षणों को लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपके समक्ष आती रहे और लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहें। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, होम साइंस, जियोग्राफी और अन्य सब्जेक्ट का खास करके आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स से लेकर के हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको मिल चुका है। प्लेलिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारी वीडियोज़ आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न है मद्यपानता के लक्षण बताइए। मद्यपानता का मतलब क्या होता है? मद्य माने होता है मदिरा वगैरह पीना, ठीक है। पानता का मतलब होता है पान करना, तो मद्यपान माने होता है मदिरा का पीना, दारू पीना, शराब पीना, ठीक है, इसी को बोलते हैं मद्यपानता। तो मद्यपान करने वाले व्यक्ति में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं और जिनसे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति नशे में है, अर्थात मद्यपान किए हुए है, ठीक है। तो लक्षण ही पूछा जा रहा है। तो पहला लक्षण तो भाई दारू पीने के बाद में क्या दिखता है? मद्यपान करने वाले व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे क्षीण होती हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है, मानसिक जो चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो कम होने लगती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी बात, व्यवहार पर नियंत्रण में कमी, एक प्रकार से जो व्यवहार होता है इनका, जो बिहेवियर होता है उसके नियंत्रण में कमी आती है। वो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, लोगों को गाली देते हैं और कई प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। तीसरा लक्षण मद्यपान के बाद में या मद्यपानता वाले व्यक्ति में ये दिखते हैं कि उसका व्यवहार जो होता है असामान्य होने लगता है। मतलब एक प्रकार से जैसा एक सामान्य व्यक्ति करता है उस प्रकार का व्यवहार नहीं रह जाता है, असामान्य व्यवहार हो जाता है। चौथा लक्षण ये दिखता है भाई कि उसमें आक्रामकता की जो है भावना बढ़ जाती है, तुरंत झगड़ा लड़ाई कर लेगा, गाली गलौज बकेगा, बलात्कार की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। दारू पीने के बाद में बलात्कार की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है लोगों में, झगड़ा लड़ाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्षमता नहीं बढ़ती है, बस केवल बात से ही गाली गलौज करेंगे, बोलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे दुनिया भर का, ठीक है, लेकिन करने के लिए कुछ सक्षम नहीं होते, क्योंकि वो एक प्रकार से मानसिक रूप से सामान्य नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर उनको एक
जो है एक लपड़ बढ़िया से एक झापड़ एक कंटाप अगर कनपटी मार दो सारा नशा उनका उतर जाता है। तो कहीं ना कहीं पे जो मद्यपान करने वाले व्यक्ति होते हैं वो झगड़ा लड़ाई खूब करते हैं, बलात्कारी प्रवृत्ति की हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, पांचवा लक्षण उनमें ये दिखेगा मेरे भाई कि शराब पीने के कारण से क्या होता है, जो शारीरिक नियंत्रण होता है वो कम होने लगता है। कभी कभी व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है जब वो दारू पी करके चलता है। तो आप देखते होंगे कि भाई जब दारू पीता कोई व्यक्ति तो क्या होता है कि वो चलता है तो इधर लड़खड़ाता है, झूमते हुए चलता है, झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे तुम हमको पिलाओ, और क्या है हम तुमको पिलाएंगे। तो ऐसे और कुछ भी दूसरा गाना हो सकता है। तो एक प्रकार से ऐसी स्थिति जो होती है तो लहरा के चलना। ठीक है, तो लहरा के चलने में क्या होता है, लहरा के चलने का मतलब क्या होता है, तो ये एक प्रकार यानी मद्यपान किए हुए व्यक्ति है तभी लहरा करके चलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो मद्यपानता है तो झूमेंगे गजल गाएंगे वाला हाल है और लहरा के पिएंगे। तो जब पीता है व्यक्ति तो लहरा के ही चलता है, लहरा के ही एक प्रकार से होता है, हर चीज़ लहरा करके करता है। ठीक है, झगड़ा लड़ाई सब कुछ, और झूमता है एकदम। साइकिल चलाने में असमर्थ हो जाता है, मोटरसाइकिल नहीं चलाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई प्रकार के दुष्परिणाम भी होते हैं मद्यपानता के। ठीक है, छठा लक्षण ये दिखता है मद्यपान किए हुए व्यक्ति के कि वह अचेत होकर के कहीं भी गिर सकता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो दारू बहुत पीते थे, तो हमारे गांव के बाहर तालाब है एक, तो उसी तालाब में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। दारू बहुत पीते थे और कच्ची दारू जो होती गांव की महुआ जिसको बोलते हैं वो खूब पीते थे, मर गए बेचारे पानी में गिर के। अब सोचो ऐसी स्थिति। तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि भाई वो कहीं भी गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, वो चूँकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो उनका कंट्रोल अपने शरीर पर खुद भी नहीं रह जाता। सातवां लक्षण होता है शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं अन्य लोगों की बड़ी शीघ्रता से दोस्त बना लेते हैं। मतलब कि कोई भी होगा दारू पीने के बाद में क्या होता है बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं। ठीक है, ऐसे दारू पी करके अगर कोई व्यक्ति आएगा, अरे भैया तू हमारा जीव हुआ, तू ही इनका सब कुछ है। बहुत सारे लोग क्या होता है कभी कभी अगर आएंगे, हमारे इधर 2-3 लोग ऐसे हैं जो पीते हैं, तो जब पी करके शाम को आते हैं, कभी मैं मतलब कि मैं मिल जाता हूँ रास्ते में, तो हालांकि जब वो आते हैं पी करके तो दूर भागने का मन करता है, लेकिन अब जब आते हैं और ठीक ठाक व्यक्ति होते तो बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन वो भी पी करके आते तो ऐसे बोलेंगे, गले तुरंत आकर के चिपका लेंगे पकड़ करके, अरे भैया तुम्हें बहुत मुहाइत है, हम जीव दे दिया तोरे खातिर, ऐसे तमाम प्रकार के बात बताइए। जितना बात पुरान धुरान हुए सब खोल के तोरे सामने बताए, अरे भैया बस तू ही तो यह हमार सहारा, वैसे खूब बताई। मतलब वो आप अगर उनसे सुबह झगड़ा हुई है, शाम को दारू पी करके आया, तो भी वो तुमसे प्यार से बात ही करेगा। तो ये एक प्रकार से मद्यपानता के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। ये बात ध्यान, अन्य व्यक्तियों को बड़ी शीघ्रता के साथ दोस्त बना लेते हैं। इसके अलावा उनमें संवेदना एवं परानुभूति की भावना घट जाती है, वो दुश्मनों को भी दोस्त बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं दारू पीने के बाद में। शराबी व्यक्ति जो होता है उसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा वह अपने कल्पना जगत में विचरण करता है। ऐसे व्यक्तियों से दुर्घटनाएं भी लगातार होती हैं। और जो दारू पीने वाला व्यक्ति होता है उन व्यक्तियों में कामुकता बढ़ जाती है, और परंतु काम क्षमता घट जाती है। जो काम की क्षमता होती है, सेक्स की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, लेकिन उनकी जो इच्छाएँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कई सारे लक्षण होते हैं मद्यपानता के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल्यकालीन मनोविदलता का अर्थ बताइए। बाल्यकालीन मनोविदलता, बाल्यकाल की मनोविदलता जो होती है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बाल्यकालीन मनोविदलता की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की मनोविदलता के लक्षण जो है बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं, और ख़ास करके इसमें रोगी जो होता है लोगों से दूर भागता है मनोविदलता में, जो बाल्यकालीन मनोविदलता होती है, और उसकी विचार प्रक्रिया का विघटन होता है, अनियंत्रित काम करता है, आक्रामक प्रवाहों का होना उसके अंदर, ये सारे लक्षण दिखते हैं। और इनका चिंतन जो होता है बाल्यकालीन मनोविदलता में बच्चों का, वो निम्न कोटि का हो जाता है। इनकी भाषा, विभिन्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं भाषा में। बेंडर महोदय ने 2 से 13 साल की आयु वाले लगभग 600 रोगियों का अध्ययन किया, और 600 रोगियों का अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष यह निकाला। पहली बात इन्होंने बताई, किसने, बेंडर महोदय ने, कि रोगी जो होते हैं बाल्यकालीन जो मनोविदलता के जो रोगी होते हैं
उन रोगी में खास करके बालक आत्म परिचय देने में पूर्ण रूप से असमर्थ होता है। अगर आपसे उससे पूछोगे बालकों से कि आपका नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या, आप कहाँ पर रहते हो, तो वो असमर्थ होते हैं, अपने आप में असहज महसूस करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को देते हुए। दूसरी बात इन्होंने बताया कि रोगी बालक वास्तविकता से संबंध रखने से मतलब उसमें वास्तविकता संबंध नहीं रख पाता है, पूर्ण असमर्थ होता है। ठीक है, वो एक प्रकार से जो रियल चीज़ें होती है, वास्तविक चीज़ें होती हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाता। तीसरी बात इन्होंने बताई बेंडर महोदय ने बालकालीन मनोविकलता के लक्षण को बताते हुए कि रोगी जो होता है वो बालकों के माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों से तादात्म्य में स्थापित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है, मतलब वो किसी को नहीं पहचान पाता इस समय। चौथी बात इन्होंने बताई कि रोगी जो होता है, रोगी बालक जो होता है वो मनोरचनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता, जो अपनी मन की बातें होती हैं या जो उसके अंदर चल रहा होता है उसको प्रकटीकरण नहीं कर पाता, उसको बता नहीं पाता है। ठीक है, पांचवी बात इन्होंने बताई लक्षण में बालकालीन मनोविकलता के जो है बेंडर महोदय ने कहा कि रोगी बालकों में जो होता है, जो बालक जो रोगी होते हैं इसके मनोविकलता के, वो खास करके दृढ़ता, चिंता, इन सभी इनके अंदर होती है, उत्पन्न हो जाती है। ये दृढ़ हो जाते हैं, जो कहेंगे वही एक प्रकार से उसी पर अटल रहते हैं। चिंता बहुत हो जाती है इनको। ठीक है, नींद, छठी बात इन्होंने बताई कि भाई नींद, भोजन और अन्य सामान्य व्यवहारों में अनियमितता आ जाती है, कभी भी भोजन कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती किसी भी चीज़ करने की, चाहे नींद लेने की बात की, चाहे भोजन की बात की जाए या अन्य कोई चीज़ों की बात की जाए जो टाइमिंग से ली जानी चाहिए, उसको बेटाइम कुटाइम जो भी मन होता है करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बालकालीन मनोविकलता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है मनोविच्छेदी विकृति की परिभाषा दीजिए। मनोविच्छेदी विकृति, बढ़िया प्रश्न है, परिभाषा आपसे पूछ रहा है मनोविच्छेदी विकृति की परिभाषा दीजिए। तो मनोविच्छेदी विकृति की अगर बात की जाए तो डेविसन और नील खास करके परिभाषा देते हैं इसकी, और उन्होंने इस मानसिक विकृति की व्याख्या करते हुए कहा, डेविसन और नील ने, कि मनोविच्छेदी जो विकृतियाँ होती हैं वे विकृतियाँ होती हैं जिनमें चेतना, स्मृति और व्यक्तित्व का सामान्य समाकलन अकस्मात तथा अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। मनोविच्छेदी स्मृति, मनोविच्छेदी स्मृति विलोप, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति या बहुव्यक्तित्ववाद तथा मतलब कि अव्यक्तीकरण विकृति, ये सब खास करके मनोविच्छेदी विकृति के ही उदाहरण है। आपको बता दूं कि होम्स महोदय ने भी इसकी व्याख्या करी है मनोविच्छेदी विकृति की। उन्होंने कहा कि मनोविच्छेदी जो विकृतियां हैं उन विकृतियों का तात्पर्य विकृतियों के एक समूह से होता है, वो एक विकृति नहीं है मनोविच्छेदी विकृति। उसमें मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति हो गई, स्मृति लोप हो गया, ठीक है, बहुव्यक्तित्ववाद हो गया, अव्यक्तीकरण विकृति हो गई, ये सब शामिल होती हैं। ठीक है, तो होम्स महोदय कहते हैं कि मनोविच्छेदी विकृतियों का तात्पर्य विकृतियों के एक समूह से होता है जिसमें स्मृति, तादात्म्य तथा चेतना के संकलित कार्यों की गड़बड़ी होती है, और इस विकृति में मनोविच्छेदी स्मृति लोप, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, मनोविच्छेदी तादात्म्य विकृति तथा मनोव्यक्तित्व लोप शामिल होते हैं। तो एक प्रकार से एक समूह होता है विकृतियों का मनोविच्छेदी विकृति। मनोविच्छेदी विकृति के उपचार के में खासकर संज्ञात्मक चिकित्सा से लाभ होता है, और इस चिकित्सा में चिकित्सक रोगी के विवेक को जगाने का प्रयास करता है। वह रोगी के अविवेकी विचारों को जमा करता है और उसे उन अविवेकी या असंगत विचारों से निपटने के कौशल बतलाता कि भाई ये तुम्हारे गलत व्यवहार हैं, इनसे निपटने का तरीका ये हो सकता है। चिकित्सक जो होता है अपने प्रयास से जिस हद तक सफल हो पाता है, रोगी उसी सीमा तक रोग मुक्त हो पाता है। तो कुल मिलाकर के ये होते हैं मनोविच्छेदी विकृति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भीषिका वृत्ति और चिंता में क्या अंतर होता है। भीषिका वृत्ति या भीषिका विकृति और चिंता, इन दोनों में क्या अंतर होता है भाई। तो भीषिका विकृति की बात की जाए तो पहला अंतर ये है कि भाई भीषिका विकृति में दौरे के लक्षण जो होते हैं वो अचानक प्रदर्शित हो जाते हैं। तो भीषिका विकृति क्या होती है कि भाई दौरे टाइप का लक्षण जो होता है वो तुरंत दिखाई पड़ने लगता है, 10 मिनट में पूरी तीव्रता के साथ प्रदर्शित होने लगता है, ये जो भीषिका वृत्ति होती है। जबकि अगर बात की जाए चिंता की, तो चिंता जो होता है
चिंता की अगर बात की जाए तो चिंता के लक्षण अचानक प्रदर्शित नहीं होते हैं और तीव्र भी नहीं होते हैं। जबकि भीषिका विकृति की बात की जाए तो भीषिका विकृति बहुत जल्दी इसके लक्षण दिखने लगते हैं और एक प्रकार से 10 मिनट तक आप देखिएगा पूरी तीव्रता के साथ बहुत तीव्र गति से ये लक्षण दिखने प्रारंभ होते हैं। तो भीषिका विकृति में एक प्रकार से लक्षण अचानक प्रदर्शित होते हैं और तीव्र होते हैं, जबकि चिंता में क्या होता है, लक्षण अचानक प्रदर्शित नहीं होते हैं और तीव्र नहीं होते हैं। यानी कि चिंता जो होती है एक प्रकार से धीरे धीरे, यानी कि उसकी जो गति है वो तीव्र उतनी नहीं होती जितनी भीषिका विकृति की होती है। दूसरा अंतर या अगला अंतर ये आप बता सकते हो भाई भीषिका विकृति और चिंता के। तो भीषिका विकृति की अगर बात की जाए तो लगभग 20-30 मिनट में दौरा समाप्त हो जाता है भीषिका विकृति का और 1 घंटे से अधिक प्रायः नहीं रहता है। यानी 1 घंटे से अधिक भीषिका विकृति नहीं रह सकती है। 1 घंटे में जो होना है वो हो जाएगा। लगभग 20-30 मिनट में दौरा समाप्त हो जाता है मिनिमम। और अगर बात की जाए 10 मिनट 20 मिनट तक मिनिमम होता है, अधिकतम 1 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता है। तो वो होती है भीषिका विकृति। जबकि बात की जाए चिंता की तो चिंता के लक्षण दीर्घ समय तक दिखाई पड़ते हैं, मतलब बहुत समय तक हो सकते चिंता आपको। जबकि जो एक प्रकार से भीषिका विकृति होती है ये 20-30 मिनट के दौरे में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से भीषिका विकृति और चिंता में मैंने आपको अंतर बताया, आप लोगों ने इसको समझा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी विधिवत तरीके से करते रहें। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 6ठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है दुर्भीति के प्रमुख लक्षण बताइए। दुर्भीति के प्रमुख लक्षण क्या है भाई? तो दुर्भीति पर जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो कई सारे लक्षण जो है इनके आपको दिखाई पड़ते हैं दुर्भीति के। खास करके रेपी और बार्लो के अनुसार अगर देखा जाए उन्होंने दुर्भीति के कई सारे लक्षण बताए हैं। तो पहला लक्षण तो भाई आप लिखिएगा, पहला लक्षण क्या दुर्भीति का, कि सतत और अतार्किक भय की अनुभूति होती है। यानी तार्किक अनुभूति मतलब उसकी एक प्रकार से अनुभूति नहीं होती है, अतार्किक भय की अनुभूति होती है और लगातार भय की अनुभूति होती है। लगातार व्यक्ति डरता है तो वो दुर्भीति कहलाती है। दूसरा लक्षण होता है दुर्भीति से ग्रसित व्यक्ति में कि वास्तविक खतरा ना होने पर भी भय का प्रदर्शन उसको लगातार बना रहता है। खतरा नहीं भी है फिर भी वो डरा डरा सा रहता है। दूसरा बात। तीसरी बात ये होती है कि व्यक्ति भय संबंधी वस्तु से दूर रहना चाहता है। तो ये दुर्भीति का तीसरा लक्षण हो गया कि जो एक प्रकार से व्यक्ति होता है जिसको दुर्भीति हो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जो जिस चीज़ से उसको डर लगता है उससे दूर रहने का प्रयास करता है। जैसे बहुत सारे लोग कॉकरोच से डरते हैं, बहुत सारे लोग एक प्रकार से जो है सिंह से डरते हैं, बहुत सारे लोग मतलब सिंह से तो सब हर कोई डरता है, बहुत सारे लोग कुत्ते से डरते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे आदमियों से भी डरते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों से बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई घटना कोई घट गई है तो फिर दोबारा उनके जीवन में अगर वो चीज़ें आती है तो उससे डर जाते हैं। ठीक है, झूला झूलने में बहुत सारे लोग डरते हैं। तो ये सब व्यक्ति जो होता है भय संबंधी वस्तु से दूर रहना चाहता है। चौथा लक्षण जो है दुर्भीति का वो ये है कि इसका कारण अस्पष्ट रहता है परंतु वह वास्तव में खतरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में उस एक बार अगर उसको कोई प्रकार का खतरा हुआ तो दोबारा उस वस्तु को देखने के बाद में वो खतरा याद आता है तो एक प्रकार से फिर वो डर लगने लगता है। जैसे कि एक आप देखिएगा, जब मारीच जो है भगवान राम जी से मिलने गया, मतलब भगवान राम जी जंगल में थे पंचवटी में, माता सीता का हरण करने के उद्देश्य से जो है लंकापति रावण जो है जब वो जाता है अपने मामा मारीच के पास तो मामा मारीच कहता है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किसकी भार्या को का हरण करना है? तो कहता है कि भाई भगवान जो मतलब जो राम हैं वो वनवासी जो वनवास में आए हैं, दंडक वन में विचरण करते हैं, बेखौफ हैं वो, तो उन्हीं की भार्या को हमका हरण करना है तो उसमें मदद करो। तो वो मारीच जो है तुरंत याद करता है अपनी पुरानी घटना को। वो कहता है कि पिछली घटना की सीन कभी जब याद मुझे हो जाती है और जो है तत्काल एक प्रकार से थर थर शरीर कांपती है, तत्काल धड़कती छाती है, ऐसे कुछ है उसमें। ठीक है, तो खास करके मारीच जो है वो कहता है कि भाई वो पिछली घटना की सीन याद जब कभी मुझे हो जाती है एक प्रकार से जो मेरा शरीर है शरीर कांपने लगता है, तत्काल धड़कती छाती है, मतलब हमको डर लगने लगता है कि भाई हमको एक बाण से, वो भी डुंडे बाण से जिसमें आगे की नोक नहीं होती तीर की, उससे हमको 7 योजन जो है दूरी पर फेंका था। ठीक है, तो अगर मैं फिर से दोबारा जाऊंगा तो कहीं वो जो है मियन तीर मार देंगे तो क्या होगा।
तो इस प्रकार से वो डर जाता है। तो अगर एक चीज़ से अगर आप डर जाते हैं एक बार, तो लगातार वो वस्तु आप पर हावी होती चली जाती है और आप उससे डरते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यही होती दुर्भीति। तो पांचवा अंतर क्या होता है भाई? पांचवा अंतर ये होता है कि दुर्भीति का कारण स्पष्ट होता है परंतु खतरा मतलब वास्तव में खतरा नहीं होता है। छठा जो लक्षण ये होता है कि व्यक्ति संभावित खतरे से कहीं अधिक जो है खतरा का अनुभव कर लेता है और इससे वह असंतुलित भय यानी एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी दैनिक जीवन में समायोजन करना बहुत कठिन हो जाता है। और इसका अगला जो अंतर है मतलब कि अगला लक्षण है, सातवां लक्षण है, कपकपी और पसीना का प्रदर्शन हो जाता है। लोग कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है उस वस्तु का नाम सुनते ही या उस चीज़ को जानते ही, उसके बारे में सुनते ही। ठीक है, नौवीं चीज़ है कि भाई व्यक्ति किसी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पाता, इसमें वह डरता है कि कहीं उसका फैसला गलत परिणाम न दे दे। तो ये जो होता है दुर्भीति का लक्षण है एक प्रकार से, अर्थात वह निर्णय दुर्भीति का शिकार हो सकता है। 10वां लक्षण ये है भाई इसका कि रोगी में विषाद के लक्षण तथा सामाजिक संबंधों में कठिनाई प्रदर्शित हो सकती है। तो कई प्रकार के लक्षण हैं जो दुर्भीति में आपको दिखाई पड़ते हैं, ये दुर्भीति होती है। समझ में आ रही होंगी चीज़ें? निश्चित तौर पर कोई कठिन भाषा में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आप बड़े आसानी समझ पा रहे होंगे। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, असामान्य व्यवहार की कोई 4 विशेषताएं बताइए। असामान्य व्यवहार की कोई 4 विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो असामान्य व्यवहार की पहली विशेषता तो ये है, सबसे पहली बात खराब समायोजन। पहली विशेषता है खराब समायोजन, यानी कि जो असामान्य व्यवहार होता है उसका प्राथमिक लक्षण होता है कि असामान्य व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समायोजन नहीं कर पाते। उनका समायोजन का जो स्तर होता है वो घटिया हो जाता है, बड़ा निम्न स्तर का हो जाता है। व्यक्ति का जीवन खास करके उसकी जो विभिन्न परिस्थितियों में उचित रूप से समायोजन करना होता है वो नहीं कर पाता है वो, जबकि समान व्यक्ति समायोजन अच्छे तरीके से कर लेता है किसी भी परिस्थिति का, लेकिन जो खास करके असमान व्यवहार वाला व्यक्ति होता है वो नहीं कर पाता है। दूसरी विशेषता असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों की यह होती है कि मानसिक असंतुलन एक प्रकार से उनमें बना रहता है। मानसिक असंतुलन की बात की जाए तो जो व्यक्ति मानसिक विकारों या रोगों से प्रभावित होते हैं उनमें मानसिक संतुलन की कमी होती है और वैचारिक अस्थिरता का प्रभाव उनमें बढ़ जाता है और अभी कुछ सोच रहे हैं तो कुछ ही क्षण के बाद में कुछ दूसरा सोचने लगते हैं और ये अपने विचारों का उचित ढंग से प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं, जबकि समान व्यक्ति में यह समस्या नहीं पाई जाती। समान जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है असमान व्यवहार की, असमान व्यवहार वाले व्यक्ति की कि समाज विरोधी व्यवहार होता है इनका। ठीक है, असमान व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो समाज विरोधी होता है और वे समाज के नियमों, समाज की जो परंपराएं होती हैं उनको महत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और इसीलिए वे चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं, तमाम प्रकार के दुष्कर्म करते हैं और ख़ास करके दुष्कृत्यों तक को करने से घबराते नहीं हैं, उनको करते हैं, खूब दबा करके करते हैं। तो समाज विरोधी व्यवहार उनके अंदर डेवलप हो जाता है जो व्यक्ति असमान व्यवहार करते हैं, सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं और उनके लिए आम बात होती है। ठीक है, और समान व्यक्ति ऐसे दुष्कृत्यों को नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं। चौथा जो विशेषता है वो ये है कि असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी की भावना जो है इनके अंदर रहती है, असुरक्षा की भावना। असमान व्यक्तियों में असुरक्षा यानी डर की भावना जो होती है वो अधिक पाई जाती है और उन्हें अन्य लोगों से नुकसान का भय बना रहता है लगातार, और डरते हैं दूसरों से और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इनकी आदत ये बन जाती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को देखेगा तो एक प्रकार से संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। इसके विपरीत जो सामान्य जो व्यक्ति वाला समाज होता है, समान व्यक्ति जो होता है वो समाज और अन्य व्यक्तियों के प्रति वस्तुनिष्ठ सोच सकता है, मतलब उसके प्रति उसका कोई संदेह का नज़रिया नहीं होता है, वो एक प्रकार से सहअस्तित्व बनाए रखना चाहता है। जबकि जो असमान व्यवहार वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मानसिक असंतुलन से ग्रसित होता है, खराब समायोजन रहता है उसका, समाज विरोधी व्यवहार करता है, असुरक्षा की भावना उसके अंदर होती है। जबकि जो समान व्यवहार वाला व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं करता है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, असमान एवं समान व्यवहार में 2 अंतर बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, देखिए बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है कि भाई जो असामान्य और समान व्यवहार है इसमें 2 अंतर बताएं। तो 4 अंतर तो यही होगा भाई कि जो है अच्छा समायोजन होता है समाज के साथ, जो समान व्यवहार होता है। पहला अंतर आप लिखो, पहला अंतर ये असमान व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है
उसकी अगर बात की जाए तो वो खराब समायोजन होता है। जबकि समान व्यवहार वाले व्यक्ति की बात की तो समायोजन जो है समाज में बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है वो। दूसरा अंतर ये लिख सकते हो आप कि मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन जो होता है वो असमान व्यवहार के व्यक्तियों में होता है, जबकि समान व्यवहार के व्यक्तियों में मानसिक असंतुलन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। तीसरा, असमान व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो जो है समाज विरोधी कार्य करते हैं, वो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती डालते हैं, लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं। जबकि जो समान व्यवहार के व्यक्ति होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। चौथा अंतर ये आप लिख सकते हो भाई कि असुरक्षा की भावना जो है वो असमान व्यवहार वाले व्यक्ति जो है वो असुरक्षा की भावना को अनुभूति करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है जो असमान व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं। जबकि जो समान व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। तो ये 4 अंतर हो गए। हालांकि और भी मैं अंतर बता दूं तो पहला अंतर आप लिख सकते हैं, जो 2 अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, संवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल में खास करके अगर देखा जाए, इस हिसाब से अंतर देखा जाए असामान्य और समान व्यवहार में, तो समान व्यक्तियों का संवेगिक जो व्यवहार होता है, इमोशनल जो बिहेवियर होता है, जो समान व्यक्ति होते हैं, संतुलित होता है, नियंत्रित होता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग की अभिव्यक्ति और उसके स्तर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह परिस्थिति के अनुकूल ही क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, डर करते हैं, मतलब जैसा उचित रखता है उस समय, जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता, धैर्यता दिखलाई पड़ती है समान व्यवहार वाले व्यक्ति में। जबकि दूसरी तरफ असमान व्यवहार की अगर बात की जाए तो असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो सांवेगिक व्यवहार यानी कि जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं उस पर अस्थिरता दिखती है, अपरिपक्वता दिखती है, और ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग पर नियंत्रण भी नहीं रह पाता है, और परिस्थिति के अनुकूल संवेग की अभिव्यक्ति यानी इम्प्रेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे व्यक्ति आकारण ही खुश हो जाते हैं, आकारण ही दुखी हो जाते हैं, मतलब बिना मतलब के हंसेंगे, बिना मतलब के दुखी हो जाएंगे। अन्य लोगों को इनकी खुशी का ना तो कारण पता चलता है और ना ही इनके दुख का ही पता चलता है कि कब दुखी हुआ, कब हंसा। और इस तरह के असमान व्यक्तियों का व्यवहार समान व्यक्तियों के व्यवहार से सांवेगिक रूप से पूर्ण रूप से अलग होता है। तो पहला अंतर। दूसरा अंतर आप लिख सकते हो वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी, क्योंकि समान व्यक्तियों को वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है और वह हमेशा अपने व्यवहार एवं क्रियाओं को सामाजिक मानकों यानी सोशल नॉर्म्स की वास्तविकता के अनुकूल बनाए रखता है, जो समान व्यक्ति होता है। और उन्हें काल्पनिक सच्चाई एकदम पसंद नहीं होती है, जो वास्तविकता का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी समान व्यक्तियों को। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि व्यवहार भ्रम, विभ्रम, व्यामोह इन सभी से ग्रसित नहीं होता है जो समान व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। जबकि असमान व्यवहार की बात की जाए तो असमान व्यवहार के व्यक्तियों का व्यवहार जो होता है काल्पनिकता एवं अवास्तविकताओं से ओतप्रोत होता है। असमान व्यक्तियों को यह ज्ञान नहीं होता है कि सामाजिक आदर्श या मानक क्या है, उनकी हकीकतें क्या हैं। उन्हें तो बस अपनी काल्पनिक दुनिया से ही मतलब होता है, जो असमान व्यवहार के व्यक्ति होते हैं, जिसमें वे लंबी व्यामोह यानी कि डिल्यूजन, संभ्रांति यानी कन्फ्यूज़न से वो इतना ग्रसित होते हैं व्यक्ति कि उनके व्यवहारों में वास्तविकता उनके पास तक भी भटकती नहीं है। वो एक प्रकार से वास्तविकता से दूर दूर तक अलग होते हैं, वास्तविकता के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाते असमान व्यवहार वाले व्यक्ति। तो ये होता है असमान व्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया असमान व्यवहार और समान व्यवहार। अब क्लियर हो गए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते तो एक प्रकार से आपने लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जाना, 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को जाना। अब जो है हम खंड सा में प्रवेश करते हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको जानना है। 500 शब्दों में मतलब 5 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना पड़ता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, यानी 2 प्रश्न आपको करने हैं तो कुल मिलाकर के दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 शब्द में एक प्रश्न और 5 शब्द में दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है कि मानसिक विकृतियों या असमान व्यवहार के नैदानिक वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पूछा सकता है आपके एग्जाम में, मनोविदलता से आप क्या समझते हैं? मनोविदलता के क्रम, विस्तार और व्यापकता का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी, मनोविदलता के बारे में अभी, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बौद्धिक अक्षमता से आप क्या समझते हैं? बौद्धिक अक्षमता के नैदानिक स्वरूप
और खास करके उसका जो कारण होता है बौद्धिक अक्षमता का, उस कारणों का वर्णन कीजिए। तो बौद्धिक अक्षमता से सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा देनी बौद्धिक अक्षमता की, फिर उसके बाद बौद्धिक अक्षमता के जो नैदानिक स्वरूप है उसके बारे में बताना है, फिर बौद्धिक अक्षमता के कारण के बारे में बताना है। यानी 3 हेडिंग आपकी मेन पड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है विषादी विकृति से आप क्या समझते हैं। तो इसकी अर्थ और परिभाषा लिखेंगे पहले, उसके बाद विषादी विकृति के जैविक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग क्या पड़ेगी, विषादी विकृति के जैविक कारणों का उल्लेख या जैविक कारण, इतना। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पहला कारण, दूसरा कारण, इस प्रकार से आप लिखते हुए जाएंगे। तो ये हो गया आपका विषादी विकृति। तो ये 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में। इनमें से केवल 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो इन प्रश्नों को अगर आपके पास सीरीज वगैरह है तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा ढूंढ करके उनमें से, ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बाकी लगभग हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है साइकोलॉजी की, वो एक दूसरा वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। आपको बता दूं 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपने देखा, ठीक है, और 8 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपने जाना और इसके उत्तर को कैसे लिखना है ये भी आपने जाना, ठीक है। और इसके अलावा 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपने समझा। ये 10 लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को मैंने आपको बता दिया, कैसे लिखना है ये भी आपको समझा दिया। तो बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में जो अब नॉर्मल साइकोलॉजी है, जिसको एक प्रकार से खास करके साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। मनोविकृति विज्ञान भी कहा जाता है। तो इसके मॉडल पेपर को मैंने दे दिया। और भी अगर आप लोगों को टेंशन हो रही है और दिक्कत हो रही तो और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और आपको बता दूं कि आप जो है हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर मैं बताऊं तो आप हमारा जो है प्ले स्टोर पर शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन भी है, तो आप वहां पर एप्लीकेशन पर आप जो है जाएंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी कुछ मिल सकती हैं। तो आप लोग पीडीएफ वगैरह वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार इसकी पीडीएफ भी वहीं पर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही प्ले स्टोर पर आप जाइएगा तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।